JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल क्लास जिसके अंतर्गत हम भारत में जो शिक्षा का इतिहास है वो सारा कवर करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा से लेके आज तक यानी NEP 2020 तक की हम जो है जितनी भी योजनाएं आई, जितने भी आयोग आए, जितने भी आपकी शिक्षा प्रणाली आई, उन सब पर हमारी चर्चा होने वाली है। यहां से जो है आपका क्वेश्चन बनता है BEd का, DLED का और टेट में यहां से क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये टॉपिक आपके कम से कम BEd में 3-4 क्वेश्चन आपके करा सकता है, आपके 3-4 क्वेश्चन DLED के आ सकते हैं और टेट में भी यहां से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्लास में आप एक बार कर लेंगे तो किसी किताब की या आपको किसी और क्लास की जरूरत नहीं होगी भारत की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या क्या ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा आई, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास, सन 1813 का आज्ञा पत्र, प्राच्य पाच्य विवाद, मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी रेले कमीशन 1902, गोखले विधेयक 1911, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, हार्टोंग समिति 1927 से 1929, एबट वुड रिपोर्ट 1937। इसके अलावा आपका जो बेसिक शिक्षा नीति यानी कि जो बुनियादी तालीम थी महात्मा गांधी की वर्धा योजना के नाम से जानी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो आपका 1952 से 1953 यानी मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम UGC की जो स्थापना हुई थी 1994 में। इसके अलावा हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग आपका, और इसके अलावा जो आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन। इन्होंने कोठारी कमीशन ने क्या क्या अपनी जो बताई थी उसके बारे में महत्वपूर्ण है। ये कोठारी कमीशन के आधार पर ही आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920। इसके अलावा NEC, NCET, तो जो भी टॉपिक हैं शिक्षा संबंधित उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आइए शुरू करते हैं आज की ये अपनी क्लास। सबसे पहले देखिए, शैक्षिक इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से हम शुरू करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सबसे पुरानी मानी जाती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम तथा दुर्लभ ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। वेदों का अर्थ है ज्ञान से, और वेद 4 प्रकार के होते हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसके अलावा आपके आते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में क्या होता है, वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य संस्कारों का विकास करना, आत्मा की पवित्रता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिकता व नागरिकता का ज्ञान प्रदान करना, संस्कृति संरक्षण का प्रयास करना तथा जीवोपार्जन के लिए बालक को तैयार करना यानी मनुष्य को तैयार करना। ये आते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा में जो सबसे पहला आपका संस्कार होता है वो होता है उपनयन संस्कार। देखिए, विद्या आरंभ संस्कार जो होता है वो होता है आपके घर पर, जो माता पिता के द्वारा किया जाता है। जो शुरुआती शिक्षा दी जाती है बालक को घर पर दी जाती थी वैदिक कालीन शिक्षा में। उसके बाद जो उपनयन संस्कार जो होता था वो गुरुकुल में प्रवेश कराने के लिए जो है उपनयन संस्कार किया जाता। जब गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी तो उससे पहले उपनयन संस्कार शुरू होता था। इसकी आयु 8 से 12 वर्ष होती थी और ये जो है आपका जो इसके बाद ही जो है आप शिक्षा प्राप्त कर सकते थे गुरुकुल में जाकर। तो ये वैदिक कालीन में एक शिक्षा का संस्कार होता था। शिक्षा संस्थाएं किस प्रकार की होती थी, यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा घर पर दी जाती थी तथापि औपचारिक शिक्षा आश्रम अथवा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुलों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से चलाए जाने वाले पारिवारिक विद्यालय थे। छात्र गुरुकुल में ही रहते थे तथा ब्रह्मचारी कहलाते थे। यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं थी, जो गुरु लोग थे वो अपने घर पे ही उसे चलाते थे, वहीं पर जो है छात्रों को रखते थे और वो उनकी शिक्षा दीक्षा करते थे। एक तरीके से आश्रम टाइप होता था ये, जहाँ की शांत वातावरण हो, गाँव के से दूर
जो भी बस्ती है उससे दूर होता था ये। तो ये शैक्षिक संस्थाएं इस प्रकार की होती थी। अब छात्रगण और गुरुकुल का सिस्टम क्या था? सदाचार तथा योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश मिलता था। छात्र ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक और उत्साही होते थे। यानी छात्रों के अंदर क्या गुण होना चाहिए? वो सदाचारी हो, उनके अंदर योग्यता हो, उसके आधार पर गुरुकुल में उनमें प्रवेश मिलता था। और छात्र ज्ञान के इच्छुक होना चाहिए और उत्साही होना चाहिए, तभी जो है गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था। वेशभूषा कैसी होती थी? अध्ययन के दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के जो बालक के लिए विभिन्न विभिन्न वेशभूषा निर्धारित की गई थी। छात्र मेखला भी पहनते थे, अपने साथ डंडा रखते थे, केस बढ़ाते थे। तो ये इनकी वेशभूषा थी। दिनचर्या क्या होती थी गुरुकुल के समय में? जंगल में लकड़ी चुनना, भिक्षा मांगना, गाय चराना, कृषि करना तथा वेदों का अध्ययन करना छात्रों की दिनचर्या के लिए आवश्यक अंग था। तो ये छात्रों की दिनचर्या क्या होती थी? वो जंगलों में जाकर लकड़ियां चुनते थे, उसके बाद भिक्षा मांगते थे और गाय चराते थे। थोड़ी बहुत गुरुजी के साथ कृषि करते थे। आसपास में जो गुरुकुल की जो भूमि होती थी उस पर कृषि अपना अन्न उगाने के लिए, और वेदों का अध्ययन करना रोजाना का इनकी दिनचर्या का अंग होते थे। पाठ्यक्रम में क्या होता था? वैदिक कालीन शिक्षा में वेद तथा उसकी समीक्षाओं को पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त इतिहास, ज्योतिष शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, यहां से आप बना सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की वैदिक कालीन में जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? संस्कृत भाषा थी। अब शिक्षण विधियां कौन कौन सी प्रयोग होती थी? शिक्षण हेतु मौखिक, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद, क्रियात्मक आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता था। तप तथा श्रुति ज्ञान प्राप्त करने की दो प्रमुख विधियां थी। सामान्यतः छात्रों को 12 वर्ष तक अध्ययन करना होता था। तो शिक्षण विधियों में अधिकतर गुरुजी मौखिक प्रवचन देते थे, वाद विवाद कराते थे, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से एक दूसरे से जो है क्रॉस प्रश्नोत्तर किए जाते थे। उसके अलावा जो कुछ चीजें क्रियात्मक रूप से भी सिखाई जाती थी, जैसे धनुष बाण चलाना, इसके अलावा और जो क्रियाएं थी वो जो है करवा कर भी गुरुजी सिखाते थे। तो मौखिक, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली में क्या आता है? सतत व संचयी मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा किया जाता था। औपचारिक परीक्षा का प्रावधान नहीं था, यानी कि कागज पर और पेन के माध्यम से परीक्षा नहीं ली जाती थी वैदिक कालीन शिक्षा में। उस समय पर जो था सतत यानी कि लगातार, और संचय यानी कि जो गुरुजी रोजाना लगातार उनका मूल्यांकन करते थे, उनकी कमियों को, उनके गुणों को जो है वो संचित कर लेते थे। इस तरीके से रोजाना लगातार मूल्यांकन करने की प्रणाली थी। जो जितना पढ़ाया उसके बाद उसका जो है मूल्यांकन किया, कहाँ कमी है, किस छात्र में, उस कमी को दूर किया। तो इस तरीके की जो थी एक मौखिक परीक्षा प्रणाली थी, ना कि लिखित रूप में कुछ होता था। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध में क्या होता था? गुरुकुल में अध्यापक तथा छात्रों के अत्यंत मधुर आध्यात्मिक संबंध होते थे। अध्यापक छात्रों को जो है अपना पुत्र समान समझते थे और छात्र अध्यापक को अपना पिता समान समझते थे, उनका सम्मान करते थे, देवताओं की तरह उनकी पूजा करते थे। नारी शिक्षा, वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने सर्वोत्तम रूप में थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व लड़कियां अध्ययन करती थीं। अब आता है आपका समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है? जैसे उपनयन संस्कार हुआ था शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, जब गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु जो है उन्हें समावर्तन संस्कार के माध्यम से उपदेश देते हैं, जिसमें सत्य बोलना, कर्तव्य का पालन करना, वेदाध्ययन करना, इन चीजों को, जो वेद अध्ययन को जो है कभी विस्मृत नहीं करना है, यानी वेदों का ज्ञान जो है वो सब नहीं भूलना है, सत्य बोलना है, कर्तव्य का पालन करना। तो इन चीजों के उपदेशों के माध्यम से, इन उपदेशों के समाप्ति से जो है जो शिक्षा है उसकी समाप्ति की होती थी, उसे जो है समावर्तन संस्कार कहते थे। दंड व्यवस्था, शारीरिक दंड निषेध था। आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत का पालन करना दंड के रूप में दिया जाता था। तो किस व्रत का पालन किया जाता था? उद्दालक व्रत। इसके माध्यम से जो है दंड दिया जाता था बच्चे को कोई, तो उसे उद्दालक व्रत करवाया जाता था। वित्तीय व्यवस्था,
शिष्यों द्वारा लाई भिक्षा, शिष्यों द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा, दान, उपहार, पशुपालन व कृषि से जो आय होती थी या राजकीय सहायता, यानी कोई राजा महाराजा जो गुरुकुल को सहायता दे देते थे, उसके माध्यम से जो है शिक्षा व्यवस्था चलती थी वैदिक कालीन युग में। इसके बाद आती हैं कमियां। अब कमियां क्या आती हैं इसी शिक्षा व्यवस्था में? धर्म को अत्यधिक महत्व था, स्त्री व शूद्रों व जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा थी, यानी यहाँ पर शूद्र जो है शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, स्त्रियों को भी शिक्षा के इतने अवसर नहीं थे, लोक भाषाओं को कम महत्व दिया जाता था, विचार स्वतंत्रता का अभाव था, सांसारिक जीवन की उपेक्षा थी, यानी कि इस जीवन को जो है वो मानते थे कि ये नश्वर है, वो जो है आध्यात्मिक जगत की ज्यादा मतलब की सराहना करते थे, उस पर ज्यादा फोकस था। शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि तथा नवीन धर्मों का अनादर करना आदि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख दोषों में आते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता क्या है नई शिक्षा व्यवस्था में? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अनेक विशेषताएं, जैसे आदर्शवादिता, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध, शांत परिवेश, शिक्षण विधियां, सरल जीवन आदि वर्तमान समय की प्रासंगिकता तथा उपेदेयता में आती हैं। यानी कि आज की शिक्षा व्यवस्था में इनकी उपयोगिता है कि आदर्शवादिता होनी चाहिए बच्चे के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर अनुशासन भी होना चाहिए, गुरु शिष्य संबंध जैसे होते थे उस समय पे इस तरीके के होने चाहिए, शांत परिवेश होना चाहिए, शिक्षण विधियां भी जो है वैदिक कालीन की सही थी, सरल जीवन जो है छात्र का और अध्यापक का होना चाहिए। तो ये उपयोगिता है आज की युग में। अब आता है आपका बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा का उदय बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हुआ। बौद्ध धर्म वास्तव में विशाल हिंदू धर्म का ही एक परिवर्तित रूप है। हिंदू धर्म में संस्कारों का तथा ज्ञान पर अधिक बल था, जबकि बौद्ध धर्म में निजी आचरण पर अधिक बल दिया जाता है था। यानी कि जो हिंदू धर्म था वो संस्कार ज्ञान आदि पर ज्यादा बल दिया जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म जो है निजी जो आचरण है, जो मनुष्य का निजी व्यवहार है, तो उस पर ज्यादा बल देता था। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे नैतिकता, चरित्र का विकास करना, बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना, व्यक्तित्व का विकास करना और जीवन के लिए तैयार करना। इसके बाद आता है आपका प्रवज्य संस्कार। अब बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए जो था सबसे पहले जो होता था प्रवज्य संस्कार होता है। वैदिक कालीन शिक्षा में जो था वो उपनयन संस्कार होता था, यहाँ क्या होता था? प्रवज्य संस्कार। शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्य संस्कार से होता था। ये प्राय 8 वर्ष की आयु से में बालक को मठ में जाकर प्रवज्य ग्रहण करना पड़ता था। इसके उपरांत वह बौद्ध मठ में ही रहता था। तब बालक को सेमिनार कहते थे, सामनेर कहते थे। जब बालक को प्रवज्य संस्कार करवा के बौद्ध मठ में उसका प्रवेश करा लिया जाता था कि जो जहां पढ़ाने के स्थान थे, जैसे गुरुकुल होते थे, तो वैदिक कालीन में जो जो पढ़ाने की जो संस्थाएं थी उन्हें बौद्ध मठ कहा जाता। बौद्ध मठ में जो है शिक्षा दी जाती थी। छात्रों की दिनचर्या, बौद्ध मठ में छात्रों को 10 शिक्षा का अर्थ दिया जाता था, यानी कि 10 तरीके की शिक्षा दी जाती थी। अहिंसा, श्रेष्ठ आचरण, सत्य व्रत, सत्य आहार, आमकात, आनिंदा, सरल जीवन, नृत्य का ना देखना, अपरिग्रह तथा बहुमूल्य पदार्थों का दान ना लेना का पालन कराया जाता था। ये जो है इतनी चीजें बताई जाती थी प्रवज्य संस्कार के बाद, और जो जब बौद्ध मठ में वो प्रवेश कर लेते तो ये जो है 10 चीजें अपने छात्र को अपने जीवन में अपनानी होती थी शिक्षा के दौरान। शैक्षिक संस्थाओं में जो था बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप संस्थागत हो गया था। बौद्ध मठों में छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध मठों का वातावरण सामाजिक होता था। बौद्ध मठों में अत्यंत विशाल, सुंदर व सुविधा युक्त होते थे। नालंदा और तक्षशिला इसके उदाहरण है। नालंदा और तक्षशिला के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब आपको हमारी भारत की प्राचीन शैक्षिक संस्थाओं की हम चर्चा करेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जो थे उस समय के बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे पूरी दुनिया में। पाठ्यक्रम, बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म को पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान था, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त दर्शन, चिकित्सा, शिल्प, कला, सैनिक शिक्षा, गणित, भाषा आदि का अध्ययन कराया जाता था। ये था बौद्ध पाठ्यक्रम। अब आती है आपकी शिक्षण विधियां। वैदिक कालीन शिक्षा के समान बौद्ध काल में भी मौखिक शिक्षण कराया जाता था। प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, वाद विवाद, देश हटान यानी कि भ्रमण कराना आदि के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर जो थी जो शिक्षा की जो माध्यम था वो थी पाली या प्राकृत भाषा। पाली या प्राकृत भाषा थी, वहां पर क्या थी? संस्कृत थी।
तो बोधकालीन शिक्षा में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती। छात्र अध्यापक संबंध मधुर, स्नेहपूर्ण। अध्यापक छात्रों को अपना पुत्र के समान समझता था और छात्र अध्यापक को अपना जो है पिता के तुल्य समझते थे और श्रद्धा भाव से उसकी भक्ति करते थे। अनुशासन व दंड। अनुशासन का पालन करना भी सामनेरों के लिए अनिवार्य था, यानी कि छात्रों को क्या कहा जाता था, शिष्यों को क्या कहा जाता, सामनेर जो मठ में पढ़ते थे। मठ के नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को बौद्ध मठ से निष्कासित कर दिया जाता था। अनैतिक आचरणों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से विद्वान सभा के समक्ष अपनी त्रुटियों को स्वीकार करते थे। आत्मनिरीक्षण एवं स्वदोष अनुभूति के द्वारा स्व अनुशासन की व्यवस्था थी, यानी कि किसी बालक ने कोई गलती की है तो वो आत्मनिरीक्षण करेगा, अपने दोष का अपने जो स्वयं का दोष है उसकी खुद अनुभूति करेगा और उसके बाद जो है अपने आप पे स्व अनुशासन करेगा। नारी शिक्षा। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक वर्षों में स्त्रियों को जो है बौद्ध मठों में प्रवेश नहीं देगा, परंतु बाद में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया गया। भिक्षुणियां कठोर जीवन व्यतीत करती थी, वे एकांत में भिक्षुकों से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी। जनसाधारण में नारी शिक्षा का प्रचलन कम था। उपसंपदा संस्कार, जैसा कि वहां पर समावर्तन संस्कार होता है शिक्षा के बाद, यहाँ पर जो है जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी उसके बाद जो होता था उपसंपदा संस्कार होता था, वो यहाँ से जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है एक तरीके की शुरुआत होती थी। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत जो सामनेर जीवन पर्यंत भिक्षुक बनना कर रहना चाहते थे उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था, यानी कि 12 वर्ष की शिक्षा हो गई, चाहे तो सेमिनार जो थे, सामनेर जो थे, छात्र जो थे वो अपने गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं, अपने शादी ब्याह करने के बाद जो है वो अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ सामनेर, कुछ छात्र जो हैं पूरे जीवन भर भिक्षुक बनकर, यानी कि एक तरीके से वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सादे भेष में रहेंगे, इस तरीके से भिक्षुक के भेष में रहेंगे। तो इस तरीके से अपना जीवन अगर बिताना चाहते हैं तो उन्हें उपसंपदा संस्कार कराना होता था। उपसंपदा संस्कार के सामनेर भिक्षुकों के भेष में अन्य भिक्षुकों के समक्ष उपस्थित होकर उपसंपदा देने की प्रार्थना करता था। संघ उसके अनुरोध पर प्रजातांत्रिक ढंग से निर्णय करके या तो उसे पक्का भिक्षुक बना लेता था, परंतु उपसंपदा होने पर उसका गृहस्थी से कोई संपर्क नहीं होता था। वित्त व्यवस्था, राज के सहायता प्राप्त, यानी कुछ राजा महाराजाओं के यहाँ से राजस्व आता था। धर्म के द्वारा उपहार, कुछ उपहार दे दिया। दान, शिक्षा तथा शुल्क, शिक्षा पर थोड़ा बहुत शुल्क होता था कि सहायता से बौद्ध मठों का खर्च चलता था। भोजन, वस्त्र, आवास, वेतन, उपकरण, भवन तथा साहित्य सृजन बौद्ध काल की शिक्षा के व्यय की प्रमुख मदें थीं। कमियां, कट्टर धार्मिक विचारधारा का समावेश, लौकिक जीवन की उपेक्षा, यानी कि वहां पर क्या था, वैदिक कालीन में लौकिक जीवन की ज्यादा वो होती थी और यहाँ पर जो है इन्होंने लौकिक जीवन की उपेक्षा कर दी। जो कुछ है यही जीवन है, यानी कि लौकिक जीवन की ये उपेक्षा करते। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, हस्त कार्यों के प्रति घृणा बौद्धकालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख दोष थे। अब बौद्धकालीन शिक्षा से हम क्या ले सकते हैं, हमारे लिए क्या उपयोगिता है इसकी? तो बौद्धकालीन शिक्षा की अनेक विशेषताएं, जैसे छात्रों व अध्यापकों का सरल जीवन, त्यागपूर्ण जीवन, शांति व अहिंसा का अनुसरण करना, जन सामान्य की शिक्षा तथा शिक्षा संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन आदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उपादेय सिद्ध हो सकता है। यानी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी वो जो प्रजातांत्रिक तरीके से एक संस्था के रूप में काम करती थी, ना कि किसी एक वर्चस्व करके, कि जैसे गुरुकुल में क्या होता था सिर्फ गुरुजी का जो है उस पर नियंत्रण होता था। यहाँ पर क्या होता है प्रजातांत्रिक, मतलब जो विभिन्न सदस्यों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था उसके माध्यम से संस्था चलती थी। तो वही पैटर्न आज की शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता है, ये लिया जा सकता है बौद्धकालीन शिक्षा से। अब प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इन शैक्षणिक संस्थाओं पे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है आपका तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। यह गंगाधर प्रदेश की राजधानी तक्षशिला में स्थित था। तक्षशिला हिंदू व बौद्ध दोनों का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला में रामराज स्तूप भी बनाया हुआ था।
गांधार प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मगर तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख सर्वप्रथम रामायण में मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1000 ईस्वी पूर्व राम के भाई भरत ने की थी, मगर इसके प्रशासक अपने पुत्र तक्ष को सौंप गया था, अतः तक्ष के नाम पर ही इसका नाम तक्षशिला पड़ा। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावलपिंडी में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम: अश्वघोष, कौटिल्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल नरेश, प्रसेनजिक, चरक, काशी का राजकुमार। तो ये जो मुख्य कुछ लोग हैं, विष्णु शर्मा आदि जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इन्होंने तक्षशिला से जो है शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो कौन थे? कौटिल्य, चरक, विष्णु शर्मा। कुमार जीव ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शल्य चिकित्सा की शिक्षा प्रदान की। और मगध के सम्राट बिंबिसार के राज वैद व गौतम बुद्ध के चिकित्सक जीवक ने भी तक्षशिला से चिकित्सा शास्त्र और शल्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा भी दी जाती थी। 5वीं शताब्दी में हूण आक्रमण ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया, मगर विद्या केंद्र को हानि संको ने पहुंचाई थी। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका, इसके मुख्य मुख्य पॉइंट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय राजगृह के निकट आधुनिक बाढ़ गांव में, जो वर्तमान में बिहार राज्य में आता है, नहीं बड़ गांव जो है आपका, जो बिहार राज्य में है, उसमें स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम शक्रादित्य ने 450 ईस्वी में की थी। नालंदा पहले एक छोटा सा बौद्ध विहार तथा गुप्त वंश के शासकों इसको विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें राजकुमार गुप्त प्रथम, नरसिंह गुप्त, बलादित्य तथा बहुगुप्त के नाम से उल्लेखनीय है। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग ने नालंदा का वर्णन किया। यह 14 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, जो 6 विहारों का समूह है। नोट 12वीं शताब्दी 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा को जला दिया। किसने जला दिया? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उसे जो है नष्ट कर दिया। नालंदा के अंतिम प्रशासक शीलभद्र, जो 1204 में तिब्बत चला गया। इंतस्यांग ने इस विश्वविद्यालय को 10 वर्ष तक जो अर्जित ज्ञान किया और चीन जाते समय वह 400 संस्कृत के ग्रंथ ले गया। तिब्बत के राजा गंपो ने अपने मंत्री थानवी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस विश्वविद्यालय में भेजा था। तो ये तक जो आपका आता है नालंदा विश्वविद्यालय, इस पर जो मुख्य बातें थी। अब आता है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो प्राचीन काल की जो संस्था थी विक्रमशिला, यह बिहार के घाट पहाड़ी पर अंतिचक्र में स्थित है, यानी कि ये जो बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल की उपाधि विक्रमशिला थी, इसका कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ गया। यह कोसी व गंगा नदी के संगम पर स्थित है, इस कारण यह विश्वविद्यालय शिला संगम भी कहलाता है। क्या कहलाता है विश्वविद्यालय? शिला संगम। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता, पाल शासक यहाँ के विद्यार्थियों को तरंकाला तथा तर्क चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान करते थे। इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। केंद्र कक्षा को विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय तंत्र ज्ञान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह बौद्ध शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। इसमें न्याय, व्याकरण, तत्व ज्ञान आदि विषयों का भी ज्ञान दिया जाता था। सभी धर्मों में तेजवाद का अध्ययन इस विश्वविद्यालय का लोकप्रिय विषय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के आचार्यों को द्वारा पंडित कहा जाता था। और 1203 ईस्वी में यहाँ के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे। इसी के समय बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। शाक्य श्री भद्र तिब्बत चले गए, यानी कि बख्तियार खिलजी ने ये विश्वविद्यालय भी नष्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं बल्लभी।
इसकी स्थापना ध्रुवसेन प्रथम की बहन के पुत्र दादा ने करवाई थी। यह विश्वविद्यालय वल्लभी गुजरात में स्थित है। यह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। वल्लभी में गणित, विधि, साहित्य की भी शिक्षा दी जाती है। वल्लभी विद्यालय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य रुधिरमती व गुणमती थे। जो अरब से आक्रमणकारी आए, उन्होंने वल्लभी को नष्ट कर दिया। इसके बाद हमारी जो प्राचीन जो विश्वविद्यालय में आता है वो आता है काशी, बनारस में जो है। यह वर्तमान में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, जो यूपी में स्थित है। बनारस वैदिक काल में हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। काशी में वेद, वेदांग इत्यादि पुराण, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। काशी का उल्लेख भविष्य पुराण में किया जाता है। अल बरूनी ने काशी में हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रसिद्ध कश्मीरी कवि श्री हर्ष ने नेस्त चरित्र की रचना काशी में ही की थी। उदयंतपुरी में क्या विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं? इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। यह विश्वविद्यालय हिरण्य प्रांत व पंचानन नदी तट पर बिहार में स्थित है। यह बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे और इस विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कांची, इसकी स्थापना पल्लव वंश के शासकों ने की थी। यह पल्लवों की राजधानी भी थी। कांची के प्रसिद्ध आचार्य महाकवि दंडनीय, बात्सायन और दंडनाग थे। कांची दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद आती है मुस्लिम कालीन शिक्षा, यानी कि आपका अब आता है आपका हमारा मध्यकालीन युग। मुस्लिम कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा इसे बोलते हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या था? मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम काल की शिक्षा मुसलमान शासकों की देन थी। भारतवर्ष पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने पर मुसलमानों ने इस्लाम धर्म व संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। उद्देश्य क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मुसलमानी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, मुसलमानों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम शासकों को सुदृढ़ करना, सांस्कारिक उन्नति करना, ये इसके उद्देश्य थे। बिस्मिल्लाह रस्म 4 साल 4 माह 4 दिन में बालक की जाती थी। इस रस्म के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म में से होता था। यानी जब शिक्षा शुरू करने जाता था बालक तो उसे बिस्मिल्लाह रस्म करनी होती थी। मौलवी साहब बालक से कुरान शरीफ की कुछ आयतों तथा अथवा केवल बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवा कर तथा कुछ नजराना लेकर बालक को मकतब में शिक्षा के लिए प्रविष्ट किया जाता था। जो शिक्षण संस्थाएं थी, प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं जो मकतब में दी जाती थी और उच्च जो शिक्षा संस्थाएं थी वो मदरसों में दी जाती थी। मकतब मस्जिद से जुड़े होते थे और मस्जिद के मौलाना साहब ही मकतब में पढ़ाते थे। मकतब की शिक्षण पूर्ण करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा के लिए मदरसों में जाते थे। तो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और जो आपकी प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी। पाठ्यक्रम मकतबों में सुलेख, कुरान, नवाज, अजान, गणित, बातचीत, पत्र व्यवहार, अर्जी, नवीसी आदि सिखाया जाता था। मदरसों में छात्रों को अरबी, फारसी, तर्क शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, उच्च गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा तथा इस्लाम धर्म का गहन अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा का माध्यम जो था मुख्यतः अरबी फारसी था। क्या था माध्यम शिक्षा का मुस्लिम काल में? अरबी फारसी। बाद में प्रारंभिक शिक्षा में उर्दू में भी दी जाने लगी। शिक्षण विधि के लिए मौखिक क्रियात्मक विधि का प्रचलन था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और जो है आपका स्वाध्याय जैसी विधियों का प्रयोग मकतब में किया जाता था। अध्यापक और छात्र, मुस्लिम काल में अध्यापक छात्र संबंध यद्यपि घनिष्ठ तथा मधुर होते थे, परंतु उनमें वैदिक कालीन या बौद्धिक कालीन शिक्षा अध्यापक संबंध जैसी गरिमा नहीं थी। यानी कि मधुर तो थे, घनिष्ठ थे, लेकिन उनके अंदर इतनी गरिमा नहीं होती थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मुस्लिम काल में अध्यापक को क्या कहा जाता था और छात्रों को मुस्लिम काल में क्या कहा जाता था। हर कोई जो है लिख के अपना कमेंट में होता था कि मुस्लिम काल में छात्रों को ये कहा जाता था, मुस्लिम काल में अध्यापकों को ये कहा जाता है। ये आप उत्तर हमें बताएंगे। परीक्षा प्रणाली, अध्ययन की समाप्ति व औपचारिक परीक्षा लेने का रिवाज मुस्लिम काल तक विकसित नहीं हुआ था। अध्यापक के संतुष्ट हो जाने पर छात्रों की शिक्षा पूर्ण मान ली जाती थी। यहाँ भी जो है अभी मुस्लिम काल में जो है यहाँ केवल अध्यापक संतुष्ट हो जाता था मौखिक रूप से, किसी ने ये सीखा या नहीं सीखा, उसी के आधार पर जो है
उसे मान लिया जाता था उसकी शिक्षा को। अनुशासन तथा दंड। अनुशासन को बनाए रखने के लिए बेंत का प्रयोग, कोड़ों का प्रयोग, लात, घूंसे, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगाना, खड़ा रखना जैसे शारीरिक दंड भी दी जाते थे। योग्य व कुशल छात्रों को पुरस्कार से प्रोत्साहित भी किया जाता था। नारी शिक्षा। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा सही महिलाओं के लिए सुलभ थी, परंतु उच्च शिक्षा के लिए केवल शाही घरानों व अमीर परिवारों की महिलाओं को उपलब्ध होती थी। इस काल में नारी शिक्षा एक तरीके से उपेक्षित थी, यानी नारी शिक्षा का बहुत उपेक्षा की गई है। नारी शिक्षा सिर्फ केवल उनकी होती थी जो रानी महारानी की लड़कियां, राजकुमारी है, उनके घर पर मुल्ला मौलवी जो है जाकर पढ़ाया करते थे। व्यवसायिक शिक्षा। मुस्लिम काल में ललित कला, हस्तकला, वास्तुकला, सैनिक शिक्षा आदि विविध प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। यानी कि इसकी जो मुख्य देन है यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण योगदान मुस्लिम काल में हुआ। छात्रावास का जो सबसे पहला वो कॉन्सेप्ट आया, वो आया मदरसों के साथ छात्रावास भी होते थे जहां दूर दूर तक छात्र पढ़ने के लिए जाते थे। ये छात्रावास सुविधा संपन्न होते थे। वित्त व्यवस्था। धर्मस्व यानी धर्म से आया हुआ पैसा, संकोचशील राजकीय सहायता, दान, उपहार आदि मुस्लिम कालीन शिक्षा की आय के साधन थे। अध्यापकों के वेतन, छात्रों के भोजन, भवनों का निर्माण व देखरेख तथा पांडुलिपियों के निर्माण व क्रिया पर धन व्यय किया जाता था। कमियां। इस्लाम धर्म की कट्टर लोक भाषाओं की उपेक्षा, स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा, शिक्षा भौतिकता पर बल, हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा, कठोर दंड, शारीरिक दंड, छात्रों की विलास प्रियता यानी कि भोग विलास प्रिय यानी कि खाने पीने में मुर्गा ये तरीके की चीजें छात्रों को दी जाती नहीं, खाने पीने की बहुत छूट होती थी। व्यापकता का अभाव था, यानी शिक्षा तो नैरो थी, वो केवल मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी। मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना एक तरीके से प्रकार की शिक्षा थी तथा शिक्षा में अस्थिरता आदि मुसलमानी शिक्षा के दोष हैं। अब हम यहाँ से ले क्या सकते हैं मुस्लिम शिक्षा से जो उपयोगिता है वो देखते हैं। मुस्लिम कालीन की शिक्षा की अनेक बातें, जैसे व्यावहारिक शिक्षा, उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा पर बहुत बल दिया। अध्यापकों व छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क, धर्म व लौकिक शिक्षा का समन्वय, यानी धर्म के साथ साथ वो जो है लौकिक शिक्षा को मिलाकर पढ़ाने की कोशिश करते थे। शिक्षक की सम्मानजनक स्थिति वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। वर्तमान शिक्षा समस्या को दूर करने के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती है मुस्लिम कालीन शिक्षा। अब वैदिक कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा के बाद जो आती है आपकी आती है ब्रिटिश कालीन शिक्षा, जो कि हमारी वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर ही आधारित है। ब्रिटिश अंग्रेज आए 1700 ईस्वी में और 1947 तक जो है अंग्रेजों की शिक्षा है। उनके क्या क्या आयोग थे उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश कालीन शिक्षा 1700 ईस्वी से 1947। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रारंभ ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए धर्म प्रचार के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। सन 1757 में बंगाल विजय के उपरांत धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक व राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शिक्षा का प्रचार में रुचि दिखलाई। अब सबसे पहले क्या आता है, श्री रामपुर त्रिमूर्ति। श्री रामपुर त्रिमूर्ति क्या है, कैरे वार्ड और आपका मार्शमैन ने श्री रामपुर बंगाल में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तथा हिंदू व मुस्लिम धर्म की आलोचना करने वाली एक पुस्तक प्रकाशित की। ये परीक्षा में पूछ ली जाती है तो इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास। चार्ल्स ग्रांट ने सन 1992 में एक पंचसूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी जिसमें भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, यानी कि चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में एक पंचसूत्रीय योजना बनाई जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, विद्यालयों की स्थापना की जाएगी भारत में, पाश्चात्य ज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान, ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके बाद आता है सन 1813 का आज्ञा पत्र। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, जिससे सन 1833 के आज्ञा पत्र में बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। और यहीं पर जो है एक विवाद हुआ प्राच्य यानी कि हमारे भारत का और पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिम देश थे उनके बीच में हमारा एक विवाद आंदोलन शुरू होता है, उस पर आगे चर्चा करते हैं।
पहले प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। प्राच्य क्या होता है, जो इंडिया की जो विचारधारा थी, और पाश्चात्य यानी जो अंग्रेजों की विचारधारा थी, ये इन दोनों की विचारधारा में विवाद हो गया। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ, जिसमें 1 लाख रुपए जो है उन्होंने धनराशि जो है पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी और जो उनकी जो उनका जो धार्मिक शिक्षा थी, अंग्रेजी की शिक्षा थी, उस पर विशेष ध्यान देने के लिए खर्च किया गया। जबकि इंडिया वालों की जो हिंदी भाषा थी या इंडिया से संबंधित जो भारतीय जो विचारधारा थी, उस पर जो है इन्होंने इस राशि को जो है खर्च करने में भेदभाव किया। तो इन दोनों इनके बीच में क्या हुआ, एक तरीके का मतभेद हो गया, और मतभेद से जो है इंडिया वाले भारतीय लोग जो है आंदोलन पर बैठ गए और ये यहाँ पर विवाद हो गया। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में, फिर इसी बीच मैकाले का विवरण पत्र आता है। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बना कर भारत आया। मैकाले ने 1835 में अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार प्रयास करने के लिए, जिससे पाश्चात्य तथा विज्ञान में रंगे भारत तैयार हो सके और अंग्रेजी शासन में सहायता हो। मैकाले क्या चाहता था कि वो चाहता था कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दो इतनी, और थोड़ा उन्हें विज्ञान का और पाश्चात्य जो विज्ञान है, पाश्चात्य भाषा है अंग्रेजी, उसको ज्ञान दो, जिससे कि वो जो है इस तरीके के ही प्रवृत्ति के हो जाएं, उन पर पाश्चात्य रंग चढ़ जाए। और उसको केवल जो है वो इतना शिक्षित करना चाहता था जनता को, ताकि वो ब्रिटिश जो शासन था उसे चलाने में अंग्रेजों का सहयोग कर सके। तो कुछ ही लोगों को वो जो है ये शिक्षा देना चाहता था। मैकाले का अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या था? मैकाले कहता था कि जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित कर दो, और निम्न वर्ग जो है स्वयं अपने आप शिक्षित हो जाएगा, निम्न वर्ग अपने आप स्वयं शिक्षित होगा। तो मैकाले कहता था कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो, निम्न वर्ग में खुद धीरे धीरे छन छन के शिक्षा आ जाएगी। तो ये जो था मैकाले की सोच थी, मैकाले का अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत था। ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839, बेंटिंक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अत्यंत गंभीरता से लिया। 4 वर्ष तक इस विवाद के कारणों का अत्यंत सतर्कता पूर्वक अध्ययन किया, और ऑकलैंड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवाद का मूल कारण है कि सरकार द्वारा प्राच्य शिक्षा पर कम धन व्यय करना। यानी कि ऑकलैंड ने 4 वर्षों तक अध्ययन किया कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है क्या, ये आंदोलन क्यों चल रहा है। उसने पाया कि जो प्राच्य संस्कृति है उस पर जो है जो अनुदान है वो कम खर्च हो रहा है, जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो जो है अधिकतर जो है पाश्चात्य जो भाषा है अंग्रेजी और विज्ञान पे वो खर्च कर रहे हैं, ना कि भारतीय संस्कृति के विकास के लिए। तो ऑकलैंड की यह मान्यता थी कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ और धन व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। इस विश्वास के साथ उसने 24 नवंबर 1839 ईस्वी को अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया। विवरण पत्र के अनुसार उसने प्राच्यवादियों को प्रति वर्ष 31,000 रुपए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। उसकी इस घोषणा से प्राच्यवादी प्रसन्न हो गए, फलस्वरूप आंदोलन समाप्त हो गया। अब आता है आपका वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र को 1854 को देखते हैं। 19 जुलाई 1854 में सर चार्ल्स वुड ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निरीक्षण तथा भावी शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए नीतियों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनसाधारण के लिए शिक्षा व्यवस्था करने, छोटी कक्षाओं में प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रारंभ करने तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात की गई। वुड ने जो है घोषणा में अपनी जो आज की हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है कि 1 से 5 तक के विद्यालय हो, 8 तक के विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, किस तरीके से इंटर कॉलेज हो, किस तरीके से अध्यापकों का प्रशिक्षण हो, जनसाधारण तक शिक्षा कैसे पहुंचे, और प्रांतीय भाषा यानी कि जो मातृभाषा है, प्रांतीय भाषा है, उस माध्यम से जो है लोगों को शिक्षित किया जाए। ये था वुड के घोषणा पत्र की मुख्य थीम। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 यानी कि हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1880 में लॉर्ड रिपिन भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। लॉर्ड रिपिन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। भारतीय शिक्षा आयोग में 20 सदस्य, 7 भारतीय थे एवं 1 सचिव थे। भारतीय शिक्षा आयोग
हंटर कमीशन के तहत 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग कमीशन ने देशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने, प्राथमिक शिक्षाओं का विस्तार किया, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंपने तथा उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देने की अनुशंसा की। ये थी हंटर आयोग की मुख्य थीम। इसके बाद आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 रेले कमीशन। अब 1899 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किए गए। लॉर्ड कर्जन ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि का नारा बुलंद किया। उसने शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिया। सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिक्षा सम्मेलन में जो भारतीय शिक्षा पर विस्तार से विचार किया गया, उसके जो उस विचार के तहत ये निकल कर आता है 27 जनवरी 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने सीनेट व सिंडिकेटों का पुनर्गठन करने, विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सुझाव दिए। इस आयोग के सुझाव के आधार पर 21 मार्च 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग अधिनियम आयोग 1904 पारित हुआ। यानी भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम कौन से सन में पारित हुआ? 1904 में। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते रहते हैं। गोखले विधेयक 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में 11 में केंद्रीय धारा सभा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव सन 1913 में जारी सरकारी प्रस्ताव में निरक्षरता दूर करने तथा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने की नीति को स्वीकार किया गया। यानी कि गोखले विधेयक सबसे पहले जो थे निःशुल्क शिक्षा की बात की, लेकिन उनके जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो बात की थी वो उस समय तो अस्वीकार कर दी गई थी। वर्तमान में जो है ये चल रही है। अब आता है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि सैडलर आयोग 1917। 14 सितंबर 1917 में डॉक्टर माइकल सैडलर कुलपति लीड्स विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। सदस्य थे कुल 7, जिनमें 2 थे भारतीय। कुछ मुख्य सदस्य डॉक्टर गेरगिरी, सर फिलिप हटॉक, सर रेम जे म्योर, सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग में स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का बनाने की बात की गई। सीनेट व सिंडिकेट की स्थापना पर छोटे आकार की प्रतिनिधि सभा व कार्यकारिणी परिषद की गठित करने तथा प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक व इंटर बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की गई। यानी कि जो प्राथमिक बोर्ड है आपका, इंटर बोर्ड है, इसकी सबसे पहले जो सिफारिश हुई थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा हुई थी। 3 वर्ष का जो आपका बीए बीएससी का स्नातक का जो कोर्स होता है उसकी जो सिफारिश सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सैडलर कमीशन 1917 में की गई। उसके बाद आती है आपकी हार्टोंग समिति। हार्टोंग समिति 1927 से 1929। हार्टोंग समिति का गठन 1929 ईस्वी में भारतीय परिनीति आयोग ने सर फिलिप हार्टोंग के नेतृत्व में किया। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। हार्टोंग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात कही। माध्यमिक शिक्षा के बारे में समिति ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया। ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों को समिति ने वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर के स्कूल पर ही रोककर उन्हें जो है व्यावसायिक शिक्षा या फिर औद्योगिक शिक्षा देने का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय में किए गए अनुपयोगी प्रवेशों से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए समिति ने विश्वविद्यालयों को अपने सुझाव दिए कि विश्वविद्यालय ऐसी ही छात्रों को प्रवेश दे एवं उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करे जो उसके योग्य हो। यानी कि जो योग्य हो उच्च शिक्षा के लिए उसको ही उच्च शिक्षा देनी चाहिए। हार्टोंग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार का पुनर्गठन हुआ। मुख्य क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार का पुनर्गठन 1935 में हुआ हार्टोंग समिति के अनुशंसा पर। अब आता है आपका एबट वुड रिपोर्ट। एबट वुड रिपोर्ट 1937। व्यावसायिक शिक्षा की सलाह देने के लिए इंग्लैंड की शिक्षा परिषद 1936 में श्री एबट वुड, यानी कि एबट
एबट वुड रिपोर्ट आईजो तथा एच वुड भारत आए, दोनों ने भारतीय शिक्षा समस्या के अध्ययन हेतु संपूर्ण भारत की यात्रा की तथा सन 1937 में शिक्षा संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यदि यही रिपोर्ट भारत में वुड एबट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। रिपोर्ट दो भागों में है, जैसे कि वुड द्वारा प्रस्तावित सामान्य शिक्षा के सुझाव और दूसरे में थे एबट द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा से संबंधित सुझाव। तो ये थी आपकी एबट वुड रिपोर्ट। उसके बाद आती है आपकी बेसिक शिक्षा 1937, यानी महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था ये। महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। उसके उद्घाटन भाषण में गांधी जी ने अपनी शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी नई तालीम योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री विनोद भावे, काका कालेकर तथा जाकिर हुसैन सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। इसके बाद जो इसकी प्रस्तावना थी, बच्चों को जो 7 वर्ष मतलब कि 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प तथा उत्पादक कार्य पर केंद्रित, अन्य सभी योग्यता और गुणों का विकास यहाँ तक संभव हो। बच्चों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी ही हस्तकला से संबंधित हो। यानी कि 3 बातें इसमें मुख्य रूप से 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क शिक्षा होने, पूरे राष्ट्र में 7 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, उनकी मातृभाषा में शिक्षा हो, हस्त कला पे जो बच्चे के जो प्राकृतिक रूप से जिस चीज में वो सीखना चाहता है उस चीज का जो है बच्चे को हस्त कला यानी कि क्रियात्मक रूप से उसे तैयार किया जाए। इन प्रस्तावों को पारित करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में तो विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी अध्यक्षता में जो है वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा योजना को लाया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेष यज्ञों की समिति का गठन किया गया। इसने इन प्रस्तावों के आधार पर व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार करने का काम किया। इन प्रस्तावों का आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार की जो देश भर में नई तालीम बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा के जो बनाया था जिस कमेटी ने, जो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के उपरांत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके उपरांत कौन सबसे पहला जो आता है आपका? स्वतंत्र भारत के उपरांत में अनेक शिक्षा आयोग तथा समितियों का गठन किया गया। इन आयोगों और समितियों ने अपने अपने क्षेत्रों की शिक्षा की समस्याओं का विचार विमर्श किया। अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। शिक्षा प्रणाली से संबंधित इन आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान हुई। यानी कि अनेक शिक्षा आयोग और जो समितियां आई उन्होंने अपने अपने शैक्षिक क्षेत्रों में समस्याओं को देखा, उन पर विचार विमर्श किया, सुझाव दिए। उससे जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मिले। सबसे पहला था राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग 1948। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सुझाव पर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो प्रोफेसर थे, पूर्वी धर्म मतलब पूर्वी धर्म को मानने वाले तथा नीति शास्त्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हुए। सुझाव क्या थे इनके? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के स्तर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। शिक्षण संकाय, शिक्षण का स्तर, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त, विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना और संगठन। एक एक कर इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षण संकाय। शिक्षण संकाय के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, प्रशिक्षक। शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में 18 घंटे से अधिक होनी चाहिए। शिक्षक की सेवा अवकाश का उम्र जो है 40 से बढ़ाकर 64 वर्ष होना चाहिए। शिक्षण का स्तर, विश्वविद्यालयों में 300 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। कार्य दिवसों के आधार पर साल भर में 180 दिन विद्यालय खुलना चाहिए। परीक्षा को छोड़कर अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जाएंगी। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और के लिए न्यूनतम जो प्राप्तांक थे वो 70% पर फर्स्ट, 55% पर सेकंड और 40% पर थर्ड आएगी।
विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त क्या था, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों फैसला ले सके। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा में संबंधित नीति बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्य में लागू करेगी। विश्वविद्यालय में एक रूपता लाने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो, यानी यूजीसी की जो बात की गई वो करी गई थी आपके राधाकृष्णन आयोग में, यानी कि इसमें जो है यूजीसी की बात इन्होंने यहाँ से शुरू कर दी थी। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना उच्च शिक्षा के 3 स्तर होने चाहिए, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध होना चाहिए। तो स्नातक आपका बीए बीएससी 3 साल के, बीए एमए एमएससी यानी मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की, और जो पीएचडी है वो 2 वर्ष की कम से कम इनका समय होना चाहिए। उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां, एक कला का जो आपका कला होगा, आपका एक विज्ञान होगा, एक व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। यानी कि कला जैसे कि आप बीए करते हो, विज्ञान यानी आप बीएससी करते हो, व्यावसायिक शिक्षा में आपका जैसे बीटेक वगैरह होते हैं। व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों के अलग अलग विभाग खोलने चाहिए। शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा इत्यादियों के लिए जो है अलग अलग विभाग होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विस्तृत अध्ययन एवं माध्यमिक शिक्षा को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार ने 23 दिसंबर सन 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सुझाव: माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु। इसका प्राथमिक बेसिक उच्च शिक्षा से संबंध था। विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध होना चाहिए और अन्य समस्याओं पर भी इन्होंने चर्चा की। शिक्षा के निदेशक शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हो, वह संयुक्त सचिव का कार्य भी करे। केंद्र तथा प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों की एक समिति बनती है जो शिक्षा के विकास के लिए कार्य करे। 25 सदस्यों का एक बोर्ड हो जिस शिक्षा निदेशक इसका सभापति हो। एक टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को उच्च शिक्षा होनी चाहिए। 10 वर्ष का अनुभव प्रदान होना चाहिए। हेडमास्टर ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापक द्वारा पद पर नियुक्त होना चाहिए। नए विद्यालयों को मान्यता तो उसी स्थिति में दी जाए जबकि निर्धारित मापदंड पूरे कर सकें। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की स्थापना हो, इन्हें भवन निर्माण की सहायता मिले। विश्वविद्यालय में खुलने वाले विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों पर ध्यान दिया जाए। विद्यालयों का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिसमें किसी भी समुदाय को परेशानी ना हो। सरकारी क्षेत्र में 16, 18, 19 से 21, 22, 24 की आयु के व्यक्तियों के लिए 50% सीधा चुना जाए। अब आता है आपका यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 18 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कमीशन शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण, अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन बन गया। यानी कि जो 1853 में इसकी जो नींव रखी गई थी तो इसको जो है संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके 1956 में जो है इसे एक स्वायत्त निकाय बना दिया गया, यानी कि एक ये जो है संवैधानिक दर्जा से प्राप्त हो गया। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु तो आवश्यक सुझाव देती है। यूजीसी इसका मुख्यालय देश की राजधानी जो है नई दिल्ली में है और उसके 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं: पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर। तो आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है कि यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम बताना है और जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे उसका नाम भी बताना है। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका भी नाम बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठौरी, जो तत्काल अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के थे, यानी यूजीसी के तत्काल में अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठौरी,
के अध्यक्षता में 17 सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहा गया। इस आयोग ने कार्य संपन्न करने के लिए 2 विधियों का अनुसरण किया। पहली निरीक्षण एवं इंटरव्यू और दूसरी प्रश्नावली। प्रश्नावली लगभग 5,000 व्यक्तियों के पास भेजी गई, जिसमें 24,000 व्यक्तियों ने उसे भरकर लौटाया। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने की थी। 25% माध्यमिक स्कूलों को जो है व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, जब माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया है। 1 से 3 की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए और पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही होगी और विषय विभाजन कक्षा 9 के बाद कक्षा 10 के बाद ही होगा। इस आयोग ने सभी स्तर की शिक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया तथा भारत सरकार को 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति यानी कि एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भारत सरकार को प्रेषित किया। प्रतिवेदन लगभग 700 पृष्ठों का था और ये एक बृहद यानी कि बड़ा दस्तावेज था। जो आपका कोठारी आयोग था, इसी के आधार पर जो है आज तक की सारी शिक्षा नीति काम कर रही है। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो, उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में हो। शिक्षा की आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की गई। तो ये थे आपके कोठारी आयोग की जो अनुशंसा थी। उसी की अनुशंसा के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के 3 कार्य थे। कोठारी कमीशन के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई। मूल तत्व क्या थे? देखिए इसमें क्या था, कोठारी आयोग के सुझाव के अनुसार भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की। इस नीति के ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा सभी स्तरों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर बल दिया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को संवैधानिक संकल्प को पूरा करने के अध्यापकों के स्तर में प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए त्रिभाषा सूत्र को भी लागू करने की शिक्षा प्राप्ति का अवसर सभी को सुलभ करने के लिए, प्रतिभाओं को की खोज करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, कार्य अनुभव व राष्ट्रीय सेवा का शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए, विज्ञान कृषि व उद्योगों की शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय व वैध बनाना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए जो है अनिवार्य रूप से काम करना। इसके मूल तत्व यहां से निकल कर आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। शिक्षा की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा और आपका जो शिक्षा का पर केंद्रीय बजट होगा वो 6% होगा। संपूर्ण देश में 10+2+3 के फॉर्मूले से शिक्षा लागू की जाएगी, यानी कि आपका जो है बच्चा जो है पहले 1 से 5 तक और फिर जो है 1 से 5, यहाँ 1 से 5 तक, और उसके बाद जो है यहाँ देखते हैं 1 से 5, उसके बाद 6, 7, 8 और उसके बाद जो है आपका आता है 9th और 10th। तो इस तरीके से 10th हो गया और उसके बाद 2 जो है आपका 11, 12 हुआ और 3 जो है आपका बीए के 3 साल या बीएससी यानी स्नातक के 3 साल। माध्यमिक शिक्षा का उन्नयन, त्रिभाषा सूत्र लागू करना, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार करना, कृषि व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा की व्यवस्था, विज्ञान के अनुसंधान यानी परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये सारे इस शिक्षा नीति के मूल तत्व थे। अब इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बनी उसके बारे में देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी, किंतु इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई क्योंकि इसमें केवल कोठारी कमीशन के द्वारा दिए गए सुझावों का क्रियान्वयन किया गया था। तो इसके बाद जब 86 की शिक्षा नीति आती है, पूर्व इसरो प्रमुख और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता
कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य और थे। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या सिफारिशें थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात की गई। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया। ये थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या था कि भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो दोष थे उनको दूर कर भारतीय शिक्षा संरचना को और अधिक दुरुस्त किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के मुख्य बिंदु, इनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था अपनाते हुए 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त हो तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित व विज्ञान विषयों को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार एवं जिला के अनुसार विभाजित की गई। इसमें छात्रों के व्यावहारिक पक्ष, शारीरिक पक्ष पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में इनको मुख्य स्थान दिया गया, जिसमें शिक्षा के छात्रों का सर्वांगीण विकास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा के बेसिक शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मई 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सामग्री उपलब्ध कराना था। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का निर्माण किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि 2 कमरे, 1 बरामदा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कों के लिए अलग शौचालय, इन सब की व्यवस्था कम से कम हर स्कूल में होनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम ये चीजें होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया, जिनमें 57 बिंदुओं थे के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया। सन 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शिक्षा की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय घोषणा की गई। इस नीति में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया। इस नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने, शैक्षिक अवसरों की एक समान उपलब्धि सुनिश्चित कराने, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन करने की जो है तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा में सुधार करने, अध्यापकों व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने, छात्र सेवाएं पाठ्यक्रम को नवीनीकरण करने, अध्यापक शिक्षाओं में सुधार करने, राष्ट्रीय सेवा प्रारंभ करने, शैक्षिक निवेश को बढ़ाने, नवोदय विद्यालय खोलने, उपाधि को नौकरी से विलग करने, सत्ता को बढ़ाने, कंप्यूटर ज्ञान का विस्तार करने तथा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे संकल्प लिए गए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भारत सरकार द्वारा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए। इसका कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उचित सुधार हेतु भारत सरकार को सुझाव देना था, जिसके द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही रूप था। इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार लाया गया। इसका लक्ष्य शिक्षा में नवीन परिवर्तन लाना था। समाज की बदलती परिस्थितियों एवं उसकी जरूरतों को देखते हुए उसमें उचित परिवर्तन लाना था एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नवीन परिवर्तन लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए मुख्य बदलाव, जिनको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जोड़ा गया।
इसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवीन परिवर्तन हेतु भारतीय शिक्षा प्रणाली में +2 को स्कूली शिक्षा के संचालन का माध्यम बनाया गया। समाज में महिलाओं की स्थिति को में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों 50% सीट पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। अल्पसंख्यकों में महिलाओं की शिक्षा हेतु उचित संशोधन किए गए। 300 लोगों वाले क्षेत्रों में एक प्राथमिक विद्यालय की योजना, 200 के लिए एक प्राथमिक विश्वविद्यालय की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 9 से 10 की कक्षा को माध्यमिक शिक्षा माना गया, परंतु संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में +2 को भी जोड़कर 10 से 12 की कक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित किया गया। दूरस्थ शिक्षा महत्व को देखते हुए उसका विस्तार किया गया। प्रत्येक राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए, निर्माण किए गए। ऐसे विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में सम्मिलित करने की योजना का निर्माण किया गया। अब आता है आपका NCTE, जो आपका नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये आपका NCTE को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहते हैं। इसको 1993 में जो इसका एक एक्ट आया और इसको जो है 17 अगस्त 1995 में जो है इसको जो है एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एनसीटी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित है। यह परिषद शिक्षकों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं, इस परिषद का मुख्य कार्य, अहम कार्य यह है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक कर केंद्रीय सरकारों, प्रांतीय सरकारों और यूजीसी को सलाह प्रदान करना। यह शिक्षक शिक्षा के संबंध में नीति नियमों का निर्धारण करती है। और साथ ही उन्हें लागू करने और उन सभी नीतियों नियमों को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इसी के होते हुई। यह समय पर सामाजिक गतिविधि आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम को नवीन रूप प्रदान करना, यानी कि शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसकी गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि के हेतु विभिन्न कार्यों का आयोजन करती थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है, इसके जो मुख्य कार्य थे ये आप यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। शिक्षकों का पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा संबंधी शुल्क, छात्रवृत्ति निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र में जब सरकार कोई संशोधन करे, राष्ट्रीय की समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का एक रूपता लाना, यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करना, अनुसंधान करना। इसके बाद आता है आपका नेक। नेक क्या होता है? आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। मुख्यालय इसका बेंगलोर में। विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से पूर्व यूजीसी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के मानदंड की जांच करने की आवश्यकता हुई। इसकी पूर्ति के लिए यूजीसी ने 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद यानी कि नैक की स्थापना की। नैक पूर्ण रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था यूजीसी द्वारा निर्धारित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों हेतु मानकों की जांच करते हैं। नैक का आधार क्या होता है? यह सर्वप्रथम देखता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान समय में निर्धारित किया गया है मानक के रूप में अनुरूप है या अथवा नहीं है। मूल्यांकन में अनुसंधान, परामर्श और विस्तार करने की क्षमता की जांच। यदि संस्था में अनुसंधान करने की अच्छी सुविधा होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। नैक मूल्यांकन में छात्रों से संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विषय में पूछा जाता है। यदि छात्र संस्था की सुविधा से संतुष्ट होते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। यह संस्था के संगठन और प्रावधान के विषय में विस्तृत से जानकारी प्रदान करता है। छात्र और संस्था के माध्यम अनुशासन किस प्रकार के नैक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। यानी नैक जो है संस्था की क्वालिटी देखता है, संस्था के टीचर किस लेवल के, संस्था की बिल्डिंग कैसी है, संस्था का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके आधार पर जो है कमरे हैं नहीं है, उस हिसाब से टीचर रखे हैं नहीं रखे, सारे पहलुओं पर जो है संस्था को वो जो है ग्रेड देता है। डी ग्रेड का मतलब होता है कि ये सबसे बेकार है और A+ ग्रेड जो होती है सबसे ऊपर वेरी गुड मानी जाती है। तो नैक की रेटिंग होती है, इसके आधार पर जो है यूजीसी जो है अनुदान देती है किसी भी शैक्षिक संस्था को। अब आता है आपका NCF 2005। NCF 2005 भारत के में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। NCF 2005 ने शिक्षा का पिछली सरकार की रिपोर्ट जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों का आधारित किया गया है। कई विचार विमर्श के बाद NCF 2005 के लिए इनपुट प्रदान किए गए। 21 नेशन फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स प्रकाशित किए गए
इसके पूर्व 1975, 1988, 2000 में प्रकाशित हुए कुछ जो एनसीएफ थे, इसमें यशपाल समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे। तो उन्होंने पाया कि बच्चे पे अधिक बर्डन है, बोझ है, बस्ते का बोझ को कम किया। उन्होंने जो है जो जरूरी है उस तरीके का जो है पाठ्यक्रम आधुनिक समय के लिए बालकों के लिए तैयार किया। अब एनसीएफटीई यानी कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वो बच्चों के लिए था, ये शिक्षकों के लिए है। वर्तमान में शिक्षकों की क्या जरूरत है? एनसीएफ 2009 जो है इसीलिए आया कि जो शिक्षकों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, इसीलिए बीएड को जो है 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष का कर दिया गया। तो इस तरीके से शिक्षकों का पाठ्यक्रम को निर्धारित करा एनसीएफटीई 2009 ने। ये इसके गुण हैं, इसकी जो बिंदु है, मुख्य बिंदु आप पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का समन्वय, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता, शिक्षकों की योग्यता में गुणों का विकास करना, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना, शिक्षा का विकास एवं सुगमता करना, शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करना, शिक्षक का विकास एक मनोवैज्ञानिक के रूप में करना, शिक्षा का विकास एक विचारक के रूप में करना, शिक्षक का विकास एक ज्ञान के स्रोत के रूप में करना, शिक्षक का विकास एक निर्देशकर्ता और परामर्शकर्ता के रूप में करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 2020 आई है अभी फिलहाल में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल द्वारा मंजूरी मिली। इस पर इसे लागू कर दिया गया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के परिवर्तनकारी सुधारों का मार्गदर्शन प्रस्तुत करना है। इस नीति के तहत स्कूल में लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किए गए हैं। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय भी कहा जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वक्त के साथ साथ नई शिक्षा नीति की बदलाव की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति की भी समय की मांग को और जरूरत को हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ। इससे पहले 1968, 1986 के बाद यह तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम विस्तार से अलग से एक वीडियो लाएंगे, आप यहां से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लिए जो है ये इन पॉइंटों पे हम आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए अलग से एक क्लास होगी, काफी लंबी क्लास हो गई है। तो आज भारत में शैक्षिक इतिहास के बारे में हमने चर्चा की। आज इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कोई क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इस टॉपिक पर। आज के लिए इतनी धन्यवाद।